अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल अमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन व बाद। हम चल रहे थे इस कायदे में अल-यकीनु ला यज़ूलु बिश्शक्क। इसी के ताल्लुक से आज हम कायदा पढ़ेंगे। आपने लिखा हुआ होगा ये, ठीक है। अल-अस्ल फी सिफ़ाति अविल उमूरिल आरिदति अल-अदम। इसको मैं पहले आपके सामने एक लफ्ज़ की वज़ाहत करके फ़ायदा क्या है इसकी वज़ाहत करूँगा, आपके सामने इसकी शरह करूँगा, फिर उसके बाद इसकी मिसालें उसके ज़रिए से उसको वाज़ेह करेंगे। हम अस्ल के बारे में अब तक पढ़ते आ रहे हैं, क्या है नहीं, ये पहले आ चुका है नहीं, हाँ क्या है, कोई चीज़ बुनियाद बात का कायदा है, मुख्तलिफ अल्फाज में इसको हम पढ़ते आ रहे हैं। फिर सिफ़ात अविल उमूर अल-आरिदा। सिफ़ात ये जिसको इंग्लिश में एडजेक्टिव कोई भी, एक आदमी लंबा है या छोटा है, इसी को अरबी में क्या कहते हैं, सिफ़त, उसी की जमा क्या है ये सिफ़ात। कोई भी अच्छी है कोई चीज़ या ख़राब है, बह रही है, ठहरी हुई है, जो भी इस तरह की सिफतें होती हैं। एक आदमी सही सालिम है, काना है, एक आँख नहीं है उसकी, हाथ उसका नहीं है, किसी भी तरह का कोई ऐब हो, ये सब इसमें शामिल है, सिफ़ात में शामिल। इसी को सिफ़ात कहते हैं। अल-अस्ल फी सिफ़ात अविल उमूरिल आरिदति। उमूर ये आम लफ्ज़ है एक, मतलब क्या है, कोई भी चीज़ दुनिया के अंदर जो होती है हम सबको क्या कह सकते हैं, अम्र कह सकते हैं। इससे एक थोड़ी ये ज़ायद चीज़ है, आप दो आदमियों के दरमियान जो एग्रीमेंट होता है वो सिफत नहीं होता है, लेकिन वो किस में शामिल है, अम्र में वो शामिल है। दुनिया में कोई भी चीज़ पाई जाए उसको क्या कह सकते हैं आप, अम्र कह सकते हैं। अम्र हालत, इससे पहले बताया था, एक होता है आर्डर देना, वो यहाँ पर मकसद उसका वो नहीं है, ये क्या है, हालत। तो किसी भी चीज़ की सिफत या हालत अल-आरिदति, आरिद कहते हैं किसी चीज़ का जो उसके अंदर दायमी ना हो, हमेशा की ना हो। इसको समझाने के लिए मैं आपको पहले ये बात कहता हूँ, इंसान के अंदर जो भी सिफत होती है, कोई भी मामला होता है, दो तरह का होता है। एक को कहते हैं दायमी या फिक्री, और दूसरा होता है आरज़ी। दूसरे लफ्ज़ों में कह लीजिए गैर फिक्री। थोड़ी सी आपको जो है मुझे इजाज़त दीजिए इसलिए कि हमेशा की रहती हैं या किसी ज़माने में नहीं थी, बाद में उसके अंदर हो गई, ठीक है। ये सिफत दो तरह की होती है, इंसान के ताल्लुक से भी, किसी और जानवर के ताल्लुक से भी, किसी चीज़ के ताल्लुक से भी सिफत दो तरह की होती है। ये समझाने के लिए मैं आपको ये जो है, जैसे कोई भी शख्स पैदा हुआ है तो असल चीज़ क्या होती है इंसान के अंदर पैदा होने के बाद कि वो हर तरह के ऐब से क्या होगा, सही सालिम होगा, पैर दुरुस्त है, हिस्सा दुरुस्त है, हाथ दुरुस्त है, कोई चीज़ उसके अंदर नहीं है। हाँ स्पेस अच्छा
मैं आपको क्या बोल रहा था, सिफत के ताल्लुक से किसी भी हैवान हो, कोई भी चीज़ हो, सिफत दो तरह की होती है। एक होती है जो सिफत उसकी पैदाइश से, उसकी फितरत में वो चीज़ शामिल है, हमेशा वो चीज़ वैसे ही रहती है। और दूसरी क्या होती है, पहले वो चीज़ नहीं थी, बाद में हो गई है। ठीक है, दो चीज़ें जो है मैं अब आपको जो है वो बोलता हूँ। ये कुर्सी है, मतलब कुर्सी की जो बनाते हैं उसकी कार जिस शेप में उसको बनाया गया हो, ये उसकी असली हालत है, असली हालत है। इसको कहते हैं उसकी ये सिफत दायमी सिफत है, जब से बनी है तब से वो वैसे ही है। कुर्सी कहीं टूट गई हो तो ये भी उसकी एक सिफत है, कुर्सी का टूटा हुआ होना, है ना। ये क्या है, आरजी है, यानी पहले ये चीज नहीं थी, बाद में हो गई है। तो जो चीज, किसी भी चीज, इंसान हो, हैवान हो या और कोई चीज हो, उसके साथ उसके बनने से लेकर के, या इंसान और हैवान की तरफ से पैदा होने के वक्त वो चीज न रही हो और बाद में हो गई है, तो उसको क्या कहते हैं, ये चीज उसके अंदर पेश आ गई है, आरिज है, यानी पहले मौजूद नहीं थी, बाद में उसका वजूद हो गया है। ठीक है, ये लफ्ज़ आया ये अल उमूर अल आरिज़ा। तो असल क्या है, सिफत हो किसी चीज़ की या कोई भी मामला हो जो कि बाद में पेश आया हो, पहले मौजूद न रहा हो, उसके अंदर ये है कि वो मौजूद नहीं है, अदम है। अदम कहते हैं किसी चीज़ का मौजूद न होना, वजूद में न होना, ये उसके अंदर असल है। असल है उसका क्या मतलब है, यानी कभी भी आप जब झगड़ा हो, कोई बात हो, कोई फैसला करना हो, तो इसी का एतबार करेंगे कि असल में वो चीज़ मानी नहीं जाएगी, असल में वो चीज़ मानी नहीं जाएगी। मैं उसको मिसाल से समझाऊंगा, लेकिन सिर्फ अभी अल्फाज आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, अल अस्ल फी सिफाती, किसी सिफत के ताल्लुक से या किसी मामले के ताल्लुक से, कोई भी एग्रीमेंट हो, कोई भी चीज़ हो, उसके ताल्लुक से जो कि बाद में आ सकती है चीज़, उस चीज़ की फितरत में वो शामिल नहीं है, उसके अंदर असल क्या है, उस चीज़ का न पाया जाना, उस चीज़ का न पाया जाना। ठीक है, ये अल्फाज के मानी हुए। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, कुर्सी है, आपने कुर्सी कहीं से किराए पर लिया है, किराए पर लिया है। कुर्सी की अपनी एक ख़ास हैयत होती है, ख़ास कैफियत होती है, ख़ास हालत होती है। जब आप उसको किराए पर लेकर के आए हैं, वापस करने गए तो कुर्सी क्या है, टूटी हुई है, कुर्सी टूटी हुई है। उसने कहा मालिक ने कि ये कुर्सी आप तोड़ के लाए हैं, आप उसका क्या दीजिए, हर्जाना दीजिए। जिसने किराए पर लिया था उसने कहा कि नहीं, जब हम कुर्सी लिए थे तभी ये कुर्सी क्या थी, टूटी हुई थी, इसलिए हम हर्जाना नहीं देंगे। बात किसकी मानी जाएगी, यानी ये जो कायदा है, ज़ाब्ता है, ये ख़ास तरीके से फैसले के वक्त में ही काम आता है, आपस में मामले के वक्त में ही काम आता है। यानी किसी दीनी मसले में फतवा देने में नहीं, बल्कि किस में काम आता है, किसी भी मामले के फैसले करने में ही काम आता है, और इसी के लिहाज से फैसला किया जाता है। वो इसमें कैसे आएगा वो मैं बाद में समझाऊंगा, सिर्फ अभी आप इस मिसाल को ज़हन में रखिए। दोनों का झगड़ा हो रहा है, मालिक कह रहा है कि कुर्सी जब यहाँ से गई थी तो क्या थी, सही सालिम थी, और ये जिसने किराए पर लिया था ये कह रहा है कि ये पहले ही टूटी हुई थी, हमारे पास आकर के नहीं टूटी है। बात किसकी मानेंगे, वो मालिक की मानेंगे, इसकी नहीं मानेंगे, जो कह रहा है कि पहले से टूटी हुई थी। हाँ जी, जो कह रहा है कि पहले से टूटी हुई थी उसकी बात नहीं मानेंगे, किसकी बात मानेंगे, मालिक की बात मानेंगे। ठीक, एक कब ऐसा होगा मालिक की बात मानने की बात, जब थोड़ी सी और उसमें उसका इजाफा कीजिए, जब ये चीज़ टूटे हुए होने का कहीं कोई सबूत नहीं है कि जिस वक्त इसने लिया था उस वक्त ये टूटी हुई थी, कहीं हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है। लेकिन अगर जहाँ पे एक एग्रीमेंट बना हुआ था लेने के ताल्लुक से, वहाँ ये लिख दिया था कि इतनी कुर्सी क्या है, टूटी हुई है, तब मालिक इनकार नहीं कर सकता। बात समझ रहे हैं क्या ये?
یہ بات کب کی ہو رہی ہے یہ فیصلے کے تعلق سے؟ جب کوئی پروف نہیں ہے اور مالک کہہ رہا ہے کہ ہمارے پاس جب کرسی گئی تو بالکل کیا تھی؟ صحیح تھی، اور لانے والا کہہ رہا ہے کہ نہیں، جب ہم لے کر کے آئے تبھی یہ کرسی ٹوٹی ہوئی تھی اور ہم دیکھ نہیں پائے تھے، لیکن کرسی ٹوٹی ہوئی تبھی تھی۔ فیصلہ کرنے والا فیصلہ کیسے کرے گا، اور یہ چیز اس میں کیسے شامل ہوتی ہے؟ ٹھیک ہے، اب کیا ہے، ٹوٹی ہوئی ہونا ایک صفت ہے کرسی کی، کرسی کا ٹوٹا ہوا ہونا یہ کیا ہے؟ کرسی کی صفت ہی ہے نا، یہ کرسی کی صفت ہے، مان گئے یہ؟ اور صفت کیسی ہے یہ؟ جو اس کے بننے کے ٹائم پہ نہیں ہوتی ہے صفت، بلکہ بعد میں ہونے والی صفت ہے، ٹھیک؟ اسی کو کیا کہتے ہیں؟ بعد میں پیش آنے والی چیز، اس کی پیدائش سے وہ چیز نہیں ہوتی ہے۔ تو اصل کیا ہے؟ ایسی صفتیں جو بعد میں پیش آتی ہیں، اصل یہی ہے کہ وہ صفت نہیں تھی مطلب کیا ہے؟ کس کی بات مانیں گے؟ مالک کی بات مانیں گے۔ کس کی بات نہیں مانیں گے؟ کرائے پر لانے والے کی بات وہاں پر نہیں مانیں گے۔ ہاں، کرائے پر لانے والا ثابت کرنے جائے تو بات دوسری ہے، لیکن اگر وہ ثابت نہیں کر پا رہا ہے تو بات کس کی مانی جائے گی پھر؟ مالک کی بات مان کر کے۔ کیوں وہ مالک کی بات مانیں گے؟ اس لیے کہ وہ اسی ضابطے کے تحت آتی ہے۔ ضابطہ یہ ہے کہ اصل چیز میں کیا ہے؟ وہ صحیح سالم ہے، اس کے اندر کوئی صفت اگر آ رہی ہے جو بعد میں آنے والی ہے تو اس صفت کو آپ کو ثابت کرنا پڑے گا۔ یقینی حالت کیا ہے اس کے اندر؟ اب یہ ہم اس کو جوڑتے ہیں۔ یقینی حالت کیا ہے اس میں کرسی کے تعلق سے؟ کرسی کے تعلق سے یقینی بات کیا ہے؟ کوئی بھی کرسی ہو، بولیے، اس کا ٹوٹا ہوا نہ ہونا یہ یقینی بات ہے۔ کرسی جس انداز سے بنائی گئی ہے اسی انداز سے اس کا رہنا یہ کیا ہے؟ یقینی بات ہے۔ کرسی کا ٹوٹنا یہ کیا ہے؟ بعد میں آنے والی چیز ہے، اور یہ بعد میں آنے والی چیز اس وقت موجود تھی یا نہیں تھی، اس کے بارے میں کیا ہے؟ شک ہے۔ تو وہ یقین، جس یقین کو مالک کہہ رہا ہے، وہ یقین اس شخص سے جو کہ یہ کرائے پر لینے والا کہہ رہا ہے، اس شخص سے وہ یقین ختم نہیں ہوا، اس یقین کو باقی رکھا جائے۔ پھر سے کہوں، اب صرف ہم دونوں کا تعلق جوڑ رہے ہیں، ورنہ اصل یہ کوئی ہمارا وہ نہیں ہے، اس میں بیان کرتے ہیں۔ میں نے آپ سے کہا ایک صفت کی میں نے مثال دی آپ کو کرسی کے تعلق سے، یہی معاملہ گھر کا بھی ہے۔ ایک شخص نے گھر کرائے پہ لیا کسی شخص سے، ٹھیک ہے؟ اصل کیا ہے؟ گھر کے اندر کہیں کوئی توڑ پھوڑ نہیں ہونی چاہیے، اگر ہے تو ایگریمنٹ کے وقت اس کو آ جانا چاہیے کہ یہ چیز ہے، یہ چیز ٹوٹی ہوئی ہے، یہ ہے، یہ خراب ہے۔ اگر کوئی چیز ایگریمنٹ میں نہیں ہے تو کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ وہ گھر بالکل صحیح سالم ہے۔ صحیح سالم ہونا یہ اس کی اصلی حالت ہے۔ اب اگر گھر کے اندر کوئی چیز ٹوٹ جاتی ہے تو اس کا ٹوٹ جانا یہ کیا کہیں گے؟ اس کو عارض ہے، بعد میں آنے والی چیز ہے۔ اب گھر کو واپس کرتے ہوئے جو کرائے پر تھا وہ کیا کہہ رہا ہے؟ کہ یہ چیز پہلے سے ٹوٹی ہوئی تھی۔ مالک کہہ رہا ہے پہلے سے ٹوٹی ہوئی نہیں تھی۔ بات کس کی مانیں گے؟ مالک کی مانیں گے، کیونکہ اگر پہلے سے ٹوٹی ہوئی تھی تو اس کی ذمہ داری تھی کہ اس کو ایگریمنٹ میں لکھ دیتا۔ جب نہیں لکھا ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ یہ ٹوٹنا بعد میں ہوا ہے، پہلے نہیں ہوا۔ کیونکہ گھر جب بنتا ہے تو گھر صحیح سالم بنتا ہے۔ کوئی شخص کسی کو کوئی چیز دیتا ہے تو صحیح سالم دیتا ہے، اگر نہیں ہے تو جو شخص لے رہا ہے اس کی ذمہ داری تھی کہ وہ لینے کے ٹائم پر ہی اس بات کو واضح کرتا کہ یہ چیز صحیح سالم نہیں ہے۔ تو یقینی چیز شک سے زائل نہیں ہوتی ہے، شک کی وجہ سے وہ حکم ختم نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ ہاں، یہ بات تھی صفت کے تعلق سے۔ یہ میں نے کہا کہ ساتھ میں یہ لفظ بھی استعمال کرتے ہیں، اس میں صفت کے علاوہ کچھ اور چیزیں بھی آتی ہیں، جیسے ایگریمنٹ کا معاملہ۔
एग्रीमेंट के ताल्लुक से मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। कोई चीज़ खरीदने गए बाजार से, ठीक है, तो कभी उसके अंदर कुछ कंडीशन होते हैं और कभी नहीं भी होती है। हमने एक चीज़ खरीदी है, कोई भी एक चीज़, उस चीज़ के ताल्लुक से ये है कि हमको कोई उसकी गारंटी या कोई वारंटी जो भी होता है मामला, वो कुछ उसने दिया नहीं है, या कोई चीज़ ऐसी लिखी हुई हमारे पास मौजूद नहीं है। एक मामला किया, हमने एक चीज़ खरीद लिया है कहीं से, बाजार से जाकर के दुकान से खरीद लिया है, लेकिन खरीदने के साथ साथ उसको बदलने की या वापस करने की शर्त थी, अगर हमको पसंद नहीं आएगा तो हम वापस कर देंगे। ऐसी कोई चीज़ कहीं लिखी हुई नहीं है। दोनों में उसके बाद घर से पर लाने के बाद वापस करने गया है खरीदने वाला ये कह रहा है कि जब हमने खरीदा था तब हमने ये शर्त लगाई थी कि घर में ये चीज़ पसंद नहीं आई तो हम क्या कर देंगे, वापस कर देंगे। और बेचने वाला कह रहा है कि ऐसी कोई शर्त नहीं थी। बात किसकी मानेंगे? हाँ, बेचने वाले की या खरीदने वाले की? क्यों बेचने वाले की बात मानेंगे? वो असल यही अम्र में वो चीज़ आती है, यानी कोई भी हालत मामला असल क्या है इसके अंदर? असल क्या है कि जब कोई चीज़ बेची गई है तो असल यही है कि बेचने के बाद वो चीज़ वापस नहीं होती है बगैर किसी वापस करने के लिए कंडीशन हो तो वापस हो सकती है, नहीं तो वापस नहीं होती। अब ये कंडीशन है बोल करके ये साबित नहीं कर पा रहा है, सिर्फ अपनी जबान से कह रहा है। अगर वो कोई प्रूफ दे कि हाँ देखो ये चीज़ थी, दो गवाह पेश कर देखो इनके सामने बात हुई थी, तो ठीक है, बात मान ली जाएगी। लेकिन ये सिर्फ एक दावा पेश कर रहा है और उसके मुकाबले में वो असल बात कह रहा है। असल बात क्या है? कोई चीज़ खरीदने के बाद वापस नहीं होती, ठीक है। तो ये उसमें शामिल है, ये अम्र में शामिल है, ये सिफत नहीं है, ये एक एग्रीमेंट, एक मामला है, ये सिर्फ अक़्द कहते हैं इसको में, अक़्द है ये, यानी क्या कह सकते हैं, डीलिंग जो है वो भी ऐसा हो सकता है, उसके अंदर भी ये कायदा आता है, ठीक है। जो आपने इसका इसकी मिसाल दी जो घर लेने की, उसमें जैसे कि जब ले रहे हैं ठीक ठाक है सब, और जैसे नॉर्मल यूजेज जब आप यूज़ करते कुछ भी चीज़, तो उसमें जैसा फर्श है तो उसमें स्क्रैचेस वगैरह आ जाती है, ये आ जाती है, तो उसको वो कैसा आप लोग उसको लेने के टाइम में जो भी मामला किए हुए हैं उसके मुताबिक फैसला होगा उसका। एग्रीमेंट में जो कुछ आपने मेंशन किया है कि इस सब का कोई एतबार नहीं होगा, थोड़ा बहुत तो इस्तेमाल की वजह से, यानी आम इस्तेमाल में जो खराबी आती है उतनी ही बात है। कोई चीज़ आप पेन है इस्तेमाल करेंगे तो पुराना तो होगा, तो पुराने होने के ताल्लुक से जो बात है तो वो उसको तोड़ना या ख़राब करना नहीं कहते हैं। बट वो अग्रीमेंट में अगर ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया तो कुछ किया नहीं है, हाँ। तो फिर वो उर्फ में जाती है बात, उसको उर्फ कहते हैं, यानी आम जो दस्तूर है वहाँ का, उसके लिहाज से क्या ये चीज़ काटी जाती है, पैसा इसका काटा जाता है या नहीं काटा जाता है, उसके लिहाज से बात आएगी। लेकिन एक चीज़ टूटी हुई है तो वो क्लियर है। ये कह रहा है कि नहीं पहले से टूटी हुई थी, मेरे आने से पहले से क्या है ये टूटी हुई थी, वो कहता है पहले से टूटी हुई नहीं थी, ये तुम्हारे रहने के बाद से टूटी है ये चीज़, उसका हमको हर्जाना है, ठीक है। कोई शख्स किसी के पास से जानवर खरीद के लाया, क्या खरीद के? जानवर खरीद करके लाया। आज में हिंदुस्तान के लिहाज से आप एक मिसाल रखिए, गाय खरीद करके लाया, गाय खरीद करके लाया, गाय घर में लाया तो गाय दूध नहीं दे रही है जी, उसको वापस करेगा कि जो ये तो दूध नहीं देती है, या वापस नहीं करेगा? वापस करना चाहता है अगर, तो वो वापस लेगा या नहीं लेगा? अगर कहता नहीं हम वापस नहीं लेंगे तो उसको लेना चाहिए। दूध नहीं दे रही है, ये है असल वजह। क्या है रीज़न वापस न करने का? दूध नहीं दे रही है। असल में गाय दूध देती है। हाँ बोलिए। तो
मालिक को पहले से पता हो गाय दूध नहीं दे रही तो वो बेईमानी करके ऐसे ही देखना कि दूध देगी तो बाद में पता चला कि नहीं तो वापस तो बता देना मालिक ले ले उसको वापस ले ले हैं। दूध देना ये क्या सिफत है? ये सिफत आर्जी है या दायमी? दायमी का मतलब क्या होता है, यानी शुरू से वो चीज़ पाई जाती थी या बाद में आई ये चीज़? ये भी है वो क्या है, वो दूध देना ये बाद में होती है चीज़ या शुरू से रहती है ये? शुरू से नहीं बात से मान नहीं क्यों? उसके बाद देनी मकसद गाय लेने का दूध मकसद छोड़ दीजिए यहाँ पर। लेने का मकसद क्या था? लेने का मकसद जब रहता है कि दूध ही मकसद है तो उस वक्त वो देख करके देता है कि कितना दूध देती है, क्या है, वो मामला होता है उस पर। हम जो पूछ रहे हैं गाय खरीद के लाया है, मकसद उसका यही था, लेकिन वो कुछ देखा नहीं कि दूध देती है नहीं देती, कुछ मामला हुआ भी नहीं इसके बारे में, बस उसके जहन में गाय है और क्या करेगी ये दूध देगी, लेकिन वो दूध नहीं दे रही है गाय। एक होता है कम ज्यादा देना, तो बात दूसरी है कि जगह के बदलने की वजह से कम दे रही है, बाद में उसका दूसरी, ये सब बातें दूसरी होती हैं। यह मसला क्या, दूध देना और न देना। तो दूध देना गाय का ये बाद में चीज आती है, ठीक है नहीं, या शुरू से नहीं होती, हमेशा क्या है ये बाद में आती है चीज, एक ऐसी सिफत है जो बाद में आती है। अब अगर कोई शख्स ये दावा कर रहा है कि ये गाय दूध नहीं दे रही है, उसी वजह से क्या करना चाह रहा है, वापस करना चाह रहा है, उसी वक्त वापस कर सकता है जब वो गाय खरीदने के टाइम में ये कंडीशन रखा था कि गाय दूध देगी तभी मैं लूंगा, नहीं तो मैं क्या कर दूंगा, वापस कर दूंगा, तभी वापस कर सकता है, वरना वापस नहीं कर सकता। उसके जहन में एक बात थी कि जो है दूध के लिए ले जा रहा है, लेकिन कहीं खरीदने बेचने में ये बात, दूध का मसला नहीं आया था। आदमी गाय मुख्तलिफ कामों के लिए खरीदता है, कोई जो है क्या किसके लिए खरीदता है, काटने के लिए खरीद लेता है बाजार में, तो वो चीज आर्जी मानी जाती है, उसकी पैदाइश से उसका ताल्लुक नहीं है। इसलिए ये ऐसा हो यानी ऐसा कोई दावा करता है अगर वो, तो गलत दावा करता है। उसको ये साबित करना पड़ेगा कि हम ये जो बेचा है दूध वाली गाय कह करके बेचा था, तब जा करके वो वापस कर सकता है। ये अलग बात है कि खुद से वापस ले ले तो बात दूसरी है, लेकिन जब वापस लेने के तैयार नहीं है तो मजबूर नहीं कर सकते उसको इस चीज़ से। अल्लाह तो शेख ऐसा हम बोल सकते हैं हाँ। कि अगर हम कोई भी चीज़ ले रहे हैं तो हमें देखना कि जो जो दायमी चीज़ें उसमें है पहले वही हम उसूल के हिसाब से लेंगे। जी। ऐसा हम बोल सकते हैं कि जैसे आपने मिसाल दी गाय की, क्योंकि वो दूध देना दायमी नहीं, तो हमें पहले ऐसे लेना है कि गाय दूध नहीं देगी। अगर एग्रीमेंट में हुआ है, बात हमने की है, तब जाके हम वो रूलिंग लगा सकते हैं कि हमने बोला था कि अगर गाय दूध देगी तब हम नहीं। तो खरीदने के टाइम में ही ये बात आई थी कि जो है दूध देने वाली गाय, दूध के लिए गाय खरीद रहा है, तो ठीक है वो कर सकता है। तो इसका मतलब कि जो आर्जी चीज़ है वो हमें बोलनी है एक्सप्लिसिटली, वो एग्रीमेंट में डिफाइन करनी कि ये चीज़ है या नहीं है, उसको करना पड़ेगा। जैसे ये है कि कोई चीज़ ऐसी नहीं होनी चाहिए या ये नहीं होना चाहिए, उसको आपको उस वक्त तय करना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा, उसको बयान करना पड़ेगा उसको। या अगर लिख रहे हैं तो बाकायदा लिखने में वो चीज़ आनी चाहिए, अगर है तो आनी चाहिए उसको। अगर नहीं आई है उसमें तो फिर आप उसका दावा नहीं पेश कर सकते। ठीक है, ये कायदा समझ में आ गया आपको? है कोई भी सिफत, कोई भी मामला जो बाद में आने वाली चीज़ हो, उस चीज़ से असल से उसका कोई ताल्लुक ना हो, उसकी पैदाइश से या उसकी बनावट से कोई ताल्लुक ना हो, तो उसको असल क्या है कि वो चीज़ मौजूद नहीं थी। अगर कोई दावा करता है उसके मौजूद होने का तो उसको साबित करना पड़ेगा। अगर साबित नहीं कर पा रहा है तो जो कहता है नहीं है उसी की बात मान ली जाएगी, क्योंकि असल ये। ठीक है, इसके अलावा ये खास तरीके से आपको बहुत चीज़ मिलेगी, यानी मुआशरे के अंदर ये चीज़ आपको बहुत मिलेगी। एग्रीमेंट वगैरह के ताल्लुक से ये मसाइल बहुत होते हैं, इसीलिए उसी टाइम में जो कुछ भी करना हो कर लेना चाहिए, क्योंकि बाद में सामने वाला कुछ और कहेगा और देने वाला कुछ और कहता है, लेने वाला कुछ और कहता है, तो परेशानियाँ आती है। अगर फैसले की बात आ गई, हमारे सामने फैसला आया अगर इस तरह का, तो फैसला हम किसके बुनियाद पर करेंगे?
असल यही है कि अगर कोई चीज़, कोई भी सिफत जो बाद में आने वाली सिफत है, शुरू से उसका वजूद नहीं रहा है, तो उसके बारे में हम यही कहेंगे कि वो चीज़ जब खरीदी गई है या किराए पर ली गई है तो वो चीज़ मौजूद नहीं थी। हम यही उस फैसला यही करेंगे उसके बारे में। ठीक है, आगे चलूं या कोई सवाल करना चाहेंगे इसी कायदे के ताल्लुक से? और कायदा पढ़ेंगे अगर आपको ये चीज़ अच्छी तरह समझ में आ गई हो तो। जी, जैसे अगर कोई शादी करता है तो जैसे बीवी के हुकूक जो है, घर का काम करना, वो सब चीज़ें, तो अगर कोई बीवी इनकार कर देती है काम करना है ऐसा, तो क्या शोहर बोल सकता है कि तलाक है उसे? क्यों ऐसा तो कुछ बोलते हैं कि काम जरूरी नहीं है? ये बताइए, वो औरत का काम करना जी, ये सिफत में आता है या अम्र में आता है? मेरे ख्याल में तो इन दोनों में से किसी में भी नहीं आता है। आता है क्या? इन दोनों में से नहीं। किसी में भी नहीं आता है। वो मर्द के हुकूक क्या हैं, शवहर के हुकूक क्या हैं, बीवी के हुकूक क्या हैं, ये एक अलग चीज़ है, एक अलग चीज़ है, और ये एक शरई मसला होता है। ऐसा नहीं है कि उसको किसी एग्रीमेंट में कुछ मामला हो तो उसके लिहाज से, अगर किसी ने शादी के वक्त में बाकायदा ये लिखवा लिया हो कि भाई आपको हमारे घर में झाड़ू लगाना है और हमारी माँ की खिदमत करनी है, हमारे वालिद की खिदमत करनी है, तो जो है ये शादी है, और ये शादी नहीं है, तो आप ये सवाल कर सकते हैं। नहीं तो जो ये चीज़ें नहीं आती उसके अंदर है, वो क्या ये उसके अपना मसाइल है, उसके हुकूक में ये चीज़ नहीं आती। ठीक, आगे चले। किसी चीज़ की भी जो फितरी हालत है, अगर कोई शख्स उसको बयान करता है तो उसकी वो बात मान ली जाती है। जो फितरी हालत के अलावा कोई अगर शख्स दावा करता है तो उसको उसे साबित करना पड़ेगा। ये असल पूरे कायदे का खुलासा यही कह सकते हैं। जो फितरी हालत है, चीज़ बनने की जो कैफियत होती है, जो उसके बारे में बात कहता है उसकी बात काबिल कबूल है। जो उसके अलावा कहता है उसकी बात बगैर दलील के नहीं मानी जाएगी। किसी शख्स का एक आंख वाला होना ये फितरी चीज़ है या बाद में आने वाली चीज़ है? उनका वही है या नेचर, उसकी जो पैदाइशी चीज़ हो सकती है या ऐसे ही? पैदाइशी है, हाँ, जनरल रूल नहीं है, लाइक वो एक्सेप्शन है। पैदाइशी कोई एक आंख है। जैसे अब आजकल असल में वो चीज़ नहीं है, लेकिन पहले ये चीज़ भी, इसलिए ये मिसालें भी किताबों में रहती हैं। कोई शख्स ये दावा करता है कहीं से लौंडी खरीद के लाया, क्या लौंडी खरीद के लाया, लौंडी खरीद करके लाया तो उसकी एक आंख नहीं है, वापस करना चाह रहा है कि इसकी एक आंख नहीं है, हम इसको क्या करना चाह रहे हैं, वापस करना चाह रहे हैं। मालिक कहता है जब हमारे पास ले गए तो दोनों आंख थी, अब ये आंख जो है नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं, इसको जो है तुम्हारे पास इसकी ये आंख खराब है, और ये कहता है कि नहीं ये पहले से ही एक आंख थी इसकी, किसकी बात मानेंगे? हाँ, बेचने वाले की या खरीदने वाले की? हाँ बोलिए, किसकी बात मानेंगे, बेचने वाले की या खरीदने वाले की? बेचने वाले की, क्योंकि अगर कोई ऐड होता तो पहले ही आ जाता है, आ जाता। नहीं आया इसका मतलब कि वो ऐप मौजूद नहीं था, ये कहना चाह रहे हैं। नहीं, जहाँ तक आँख की बात है, मैं कुछ चीज़ें के बारे में आपको वो कर दूँ। आँख की बात है, ऐसे ही बाज़ दूसरे ज़ाहिरी ऐब जो पैदाइशी भी हो सकते हैं और बाद में भी आ सकते हैं, उसके बारे में ये मालूम कर लिया जाएगा कि ये ऐब पैदाइशी है या बाद में आया है, और वो मालूम करना आसान है। वो मालूम करना क्या है, जैसे कि आँख का मामला है, आँख ये पैदाइशी तौर पर ऐसे ही है या बाद में ख़राब हो गई, कोई भी डॉक्टर देख के बता देगा। जो चीज़ किसी प्रूफ से साबित हो जाए फिर वहाँ ये ज़ाब्ता
नहीं चलेगा। समझ लेना आप मेरी बात को। ये जो चीज़ साबित हो जाए किसी तरह से प्रूफ हो जाए तो वो चीज़ फिर इसमें नहीं आती है। जैसा साबित हो रहा है उसके प्रयास से अमल करेंगे। साबित हो गया इत्तेफाक से, फर्ज कर लीजिए कि कोई शख्स काला चश्मा पहन ले और एक आंख उसकी ना हो तो नजर नहीं आएगा, लेकिन है पैदाइशी। खरीदने के टाइम पर उसको तौफीक नहीं हुई कि वो देख सके, ऐसी गलती उससे होगी, फर्ज कर लीजिए आप, और बाद में घर ले आकर के चश्मा उतार के देखा तो ऐसा मामला था, एक आंख नहीं है। उसकी बात अपनी जगह पर, ये पैदाइशी ऐप भी हो सकता है और बाद में भी आ सकता है, दोनों उसके अंदर गुंजाइश है, मौजूद है। तो उसके बारे में अगर प्रूफ कर सकते हैं तो कर लेना पहले बेहतर है फैसला करने से। ठीक है, हम जो ये कायदा पढ़ रहे हैं ये कब है? जब हमारे पास कोई भी किसी भी तरह का प्रूफ नहीं है, तब फैसला किसकी बात का करेंगे? मालिक की बात का करेंगे। और जो शख्स दावा कर रहा है बाद में ला करके कि ये चीज़ पहले ही से थी, उसकी बात नहीं मानी। मैंने ये मिसाल खास तरीके से उसी ने दी है। ऐसा कोई भी ऐप, ऐसी कोई सिफत जो बाद में भी हो सकती है और पैदाइशी भी हो सकती है, अगर मालूम कर लेना मुमकिन है तो वहाँ मालूम कर लिया जाएगा। जैसे आजकल बहुत सारे टेस्ट होते हैं और उसके ज़रिए से बहुत सारी चीज़ें मालूम हो जाती हैं जो पहले मालूम नहीं होती थी। अगर कोई चीज़ मालूम करने के लिए टेस्ट करवाए जाते हैं तो उसको जायज़ करार दिया जाता है, उसमें कोई हरज नहीं। ये तो अक्सर कुर्बानी के वक्त भी बकरों में सींग टूट जाती है, छोटी सींग रहती है जी, तो टूट लेके आने के एक दिन बाद टूट गई, फिर उसी दिन टूटे सींग ले आए। तो बहुत सारे लोगों ने एक उसमें ऐसे ही लगा के रखा, सींग में पत्ते छुपा हुआ, तो ये मसाइल बहुत पाए जाते हैं। उस मामले में क्या करना? लेकिन जाए तो आप उससे कहिए कि जो है ये सींग जो है तुमने वैसे ही लगा दिया था और फिर टूटा, सींग जो है टूटा हुआ था, लेकिन हम देख नहीं पाए थे, वापस कर लो। वैसे मैं तो समझता हूँ कि वो वापस नहीं करेगा। जब वापस नहीं करेगा तो फैसला करने की बात आएगी तो किसकी बात पे फैसला करेंगे? उसी की बात पर फैसला करें, क्योंकि सींग का टूटना ये क्या है? बाद में आने वाली चीज़ है। जब तक कि आप प्रूफ ना कर दें कि पहले से ये चीज़ थी। खास तरीके से जब कुर्बानी के लिए आदमी खरीद करके लाया है तो हर आदमी जब कुर्बानी के लिए खरीदता है वो देख करके ही खरीदना है। तो जो छोटे सींग रहते हैं वो टूट जाते हैं, बड़े जो स्ट्रॉन्ग रहते हैं तो उसमें बहुत छोटे एक वो बकरी खरीदते हैं तो सींग टूट जाती है। जी, मैं वही कहा आपको कि जब हम खरीद के लाए थे उस वक्त बिल्कुल सही है, देख करके यानी थोड़ा सा हिला करके भी देख ले सकते हैं, ताकि अगर ऐसा कुछ मामला हो कि ज्वाइंट है तो जो है वो खुल जाएगा है, तो बेहतर है। वो असल क्या है, उसमें खरीदने के टाइम में आदमी देख के खरीदता है। जब ले करके आ गया बाद में दावा करा नहीं पहले से है, तो उसमें हमारे पास एक तरह से वो ये भी है कि गलत ही कह रहा है, बल्कि सही ये है कि जो मालिक कह रहा है पहले हमारे पास तो टूटी हुई नहीं थी, ले जाने के बाद टूट गई होगी। और एक एग्जाम्पल, जैसा कि अगर लाइब्रेरी से अभी बुक लेके गए, हम कोई एक्सपेंसिव बुक लेके, जी अभी हम तो पूरे हर एक पेज चेक नहीं कर सकते उसमें। जी हाँ बिल्कुल। और कभी कभी जब जो प्रिंट करते हैं उसमें भी एक दो पेजेस मिसिंग हो जाती है। तो हम लोग ले गए वहाँ पर, पता चला कि उसमें 2-3 पेजेस मिसिंग है। हाँ तो वापस ले आए तो लाइक अभी फिर उसके अंदर लाइक वो बोले कि उसके लिए पे करो, तो फिर क्या कैसा रूटीन हो? जी, अब एक मसला आपका भी है कि ये जो आपने पेश किया ये भी एक चीज़ है। और मैं आपको बताऊं कि आप जो ये मिसाल पेश कर रहे हैं, अमलन ये चीज़ पाई जाती है। कहाँ पे पाई जाती है? मदारिस में ये चीज़ पाई जाती है। आप यहाँ तो लेके जाएंगे वापस कर देंगे, उनका मामला होता है कि साल भर लेके रखते हैं आपके पास। तो जो बच्चे मदारिस में पढ़ते हैं उनको बुक खरीदना नहीं रहता है, क्योंकि उतनी महंगी किताबें खरीद के पढ़ नहीं सकते। तो वहाँ मदरसे की लाइब्रेरी में किताब रहती है, वो मकसद यही रहता है कि बच्चों को दी जाएगी, तो साल के शुरू में देते हैं और साल के आखिर में वापस लेते हैं। जब वापस लेते हैं तो पूरा चेक करते हैं। एक नॉर्मल थोड़ी किताब का पुरानी हो जाना बात दूसरी है, फट जाना, वर्क का निकल जाना, बीच में से पेजेस से निकल जाना, ये चीज़ें चेक करते हैं। ठीक है, ये चीज़ें क्या होती हैं? चेक होती हैं। अगर किसी ने किया है या किसी की किताब फटी हुई है, कुछ मामला है, जिल्द निकल गई है, तो उस पर जुर्माना करते हैं, जो भी है 100 रुपये, कभी जो है 50 रुपये, जैसी किताब है जैसा उसका मामला जुर्माना करते हैं। तो ये चीज़ पाई जाती है। हाँ, मामला ये है, मौजूद है, मिसाल जो ऐसी है जो ये मौजूद है।
अब अगर वो कहता है जो लेकर के जिस जो स्टूडेंट लिया हुआ है किताब की, ये जब मैं लिया था तब भी ऐसी ही थी, और वो कहता है कि नहीं हमने तो सही दिया है, बात किसकी मानेंगे? क्योंकि असल ये है कि उसका फटा हुआ ना होना ये असल है, और ये फटी हुई थी तभी थी। आप उसको एक दावा पेश करते हैं, आपको साबित करना पड़ेगा। तो तरीका क्या होता है वो भी बता देता हूँ आपको। जो लोग उसको किताब को इशू करते हैं तो उसमें कई खाने बने, तो उसमें आखिर में एक कैफियत के नाम से बना हुआ होता है, यानी हालत क्या है उसकी किताब की, तो उसमें लिखा रहता है किताब इतनी फटी हुई है, किताब इसमें ये है, किताब की हालत ऐसी है, किताब बहुत सीधा है, मतलब एक पुरानी है, कभी भी फट सकती है, इस तरह की वो लिखी हुई होती है। उसी के लिहाज से ये बात होती है। तो ऐसे मौके पर वो चीज़ लिखी हुई है, नहीं जब इशू करते हैं तो उसमें किताब की क्या कैफियत है वो लिख देना चाहिए, तो परेशानी नहीं होगी। बट अगर दोनों भी चेक नहीं किए, जैसे हाँ चेक नहीं किया तो अब वो मामला वही है जो थोड़ा सामने वाला कह रहा है कि किताब पहले सही थी, आप फाड़ के लाए हैं तो आपको भरना पड़ेगा। ठीक है, आगे चलूं। आगे चलिए, क्या है आगे? अल अस्लु बता दी थी ये भी खास तरीके से फैसले के लिए, कादी के लिए इसका भी जानना बड़ा जरूरी है। असल वही जो पहले से बात चली आ रही, ज़ाब्ता कायदा ये है कि हादिस कहते हैं कोई भी एक्सीडेंट, कोई भी चीज़ पेश आ जाना। एक्सीडेंट को अरबी में हादिस ही कहते हैं, कोई चीज़ वाक़ई हो जाना। कोई भी चीज़ पेश आ गई है तो उसकी इजाफत कहते हैं किसी चीज़ की निस्बत करना, किसी की तरफ उसको तो पेश करना उसके ताल्लुक से। इला अक़रब अक़ाद है, अक़रब कहते हैं करीब, उसकी जो सबसे करीबी वक्त होगा उसकी तरफ किसी भी एक्सीडेंट की निस्बत करेंगे। कोई भी आपके सामने एक्सीडेंट हो, कोई भी मामला हो किसी भी चीज़ के ताल्लुक से, तो जो सबसे करीबी वक्त होगा उसी की तरफ उसकी निस्बत करेंगे। निस्बत करेंगे मतलब क्या है? उसी वक्त उसको मानेंगे। जो सबसे करीबी वक्त होगा उसी वक्त उसको मानेंगे, ये ज़ाब्ता है। मैं आपको उसको मिसाल से समझाता हूँ। जैसे फ़र्ज़ कर लीजिए किसी शख्स के ताल्लुक से कत्ल का मामला है। अभी क्या है, चीज़ें मालूम हो जाती हैं, चीज़ें क्या हो जाती हैं, मालूम हो जाती हैं, कब कत्ल किया है क्या है। आजकल तो चीज़ें मालूम हो जाती हैं, लेकिन थोड़ा पहले के लिहाज से उसको ध्यान में रख करके सिर्फ समझाने के लिए बात कर रहा हूँ। दूसरी चीज़ें कुछ हम वाकई मिसाल भी बाद में पेश कर सकते हैं। एक आदमी है, मकतूल है, कत्ल हुआ है उसका, ये एक हादसा है। क्या है? हादसा है, उसका कत्ल का हो जाना। कत्ल कब हुआ है ये मामला है, ठीक है? कत्ल कब हुआ है ये मामला है। अब कोई शख्स ये कह रहा है कि कत्ल 11 बजे हुआ है, एक शख्स ये दावा कर रहा है, दूसरा ये दावा कर रहा है कि कत्ल कितने बजे हुआ है? 12 बजे हुआ है। मिसाल के लिए मैं समझा रहा हूँ, कोई ये कह रहा है कि 1 बजे हुआ है। कुछ भी आप जो है उसको मान लीजिए। इसमें सबसे करीबी वक्त कौन सा है? करीबी वक्त ये जो बॉडी मिली उसके हाँ। सबसे करीबी हाँ, वक्त। वही इसी के लिहाज से करीबी वक्त। सबसे करीबी वक्त कौन सा है? 1 बजे का है। एक शख्स, एक लाश मौजूद है हमारे सामने, और जो है तीन जो है कहने वाले 3 तरह की बात कह रहे हैं। एक कह रहा है कि ये कब मरा है? 11 बजे मरा। दूसरा कह रहा है कि 12 बजे मरा है। तीसरा कह रहा है कि 1 बजे मरा है। तो ये मौत एक हादसा है उसकी। इस हादसे को जो सबसे करीबी वक्त है उसी की तरफ क्या करेंगे? उसको निस्बत करेंगे। सबसे करीबी वक्त कौन सा हुआ? 1 बजे का। गिनती के लिहाज से वो कम है, ये 11 है और ये 12 है और वो क्या है? 1 है, लेकिन सबसे करीबी वक्त वही है नहीं होगा? करीबी वक्त, सबसे करीबी वक्त वही है 1।
हम 12 नहीं मानेंगे, 11 नहीं मानेंगे, क्या मानेंगे? 1 मानेंगे। ये क्यों ऐसा करते हैं और इससे यकीन से और शक से उसका क्या ताल्लुक है, उन दोनों को मैं आपके सामने पहले वाज़ेह करता हूँ, फिर हम मिसाल दूसरी भी करनी है, फिलहाल सिर्फ समझाना चाह रहे हैं। जो कह रहा है कि 12 बजे उसकी मौत हुई है, वो 1 बजे का इनकारी नहीं। जिसकी मौत 12 बजे हो चुकी है, वो यकीनी तौर पर वो 1 बजे कह रहा होगा, रहा होगा नहीं रहा होगा। 12 बजे कहने वाला 1 बजे का इनकार नहीं कर रहा। जो 11 बजे कह रहा है वो न 12 का इनकार कर रहा है न 1 का इनकार कर रहा है। इस टाइम तो मुर्दा था, लेकिन एक नई चीज उसके पास क्या है कि वो ये मुर्दा कब से है? ये 11 बजे से। आ रही बात समझ में आपको? तो जो शख्स ये कह रहा है 1 बजे मरा है, तो 1 का इनकार न इसने किया है न इसने किया है। वो तीनों के यहाँ ये चीज मुसल्लम है कि 1 बजे वो आदमी क्या था? मुर्दा था। एक यकीनी बात हो गई। क्या यकीनी बात है हमारे पास? 1 बजे उसका मुर्दा होना, मरा हुआ होना, ये यकीनी बात है। 1 बजे वो मरा हुआ है, ये यकीनी बात है। अब शक किसके बारे में है कि वो 1 बजे मरा था या 12 बजे? 12 बजे वो जिंदा था या नहीं था, शक इसके बारे में है। 11 बजे जिंदा था या नहीं था, शक किसके बारे में? इसके बारे में। 1 बजे उसका मुर्दा होना, ये बिल्कुल क्या है? यकीनी बात। तो ये यकीन इस शख्स से ज़ायल नहीं होगा। हम इसी यकीन पर अमल करेंगे, इस शक की परवाह नहीं करेंगे। तो जो सबसे करीबी वक्त होगा वो क्या माना जाएगा? यकीनी वक्त माना जाएगा उसका। वो यकीन शख्स से ज़ायल नहीं होगा। इसलिए कोई भी हादसा हो तो सबसे जो उसका करीबी वक्त है उसी वक्त को उसे मानेंगे। ये बात कब पेश आती है? नहीं है। इससे क्या मतलब है कि वो 1 बजे मरा है या 12 बजे मरा है या 11 बजे मरा है? ये शरीयत के बड़े मसालों से जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, बहुत से मसाइल। जैसे मैं अब आपको मिसाल पेश कर रहा हूँ। एक शख्स 1 बजे मरा है, हादसा जो हुआ है और उसमें उसकी जो मौत हुई है उसके ताल्लुक से जिस लोगों का जो बयान था कि वो 1 बजे मरा है, और 1 बजे मरना उसका डिक्लेयर भी कर दिया गया हाकिम के ज़रिए से, काजी के ज़रिए से फैसला करने के 1 बजे वो आदमी मरा है। उसके एक रिश्तेदार का इंतकाल 12 बजे हो गया। ठीक है, जिस आदमी का इंतकाल 12 बजे हुआ है उसके माल, जो छोड़ा हुआ माल है, उसमें से इसको क्या मिलेगा? बोलिए, क्या मिलेगा? हिस्सा मिलेगा। क्यों मिलेगा? इसलिए कि ये क्या था? तो ये उसकी मौत की तायीन, वक्त की तायीन मुख्तलिफ मसाइल के लिए ज़रूरी होती है, और उसी के लिहाज से पहचानना चाहते हैं कि ये हादसा कब पेश आया है। मैंने कहा आज ये चीज़ क्या हो गई है? आसान है। किसी भी शख्स की मौत को पता लगाना है तो बिल्कुल सेकंड के साथ पता लगा लें कि फला वक्त ये आदमी मरा है। उसमें अब कोई परेशानी की बात नहीं होती है। लेकिन जिस ज़माने में इन लोगों ने किताबें लिखी हैं उस ज़माने में ये सहूलतें मौजूद नहीं थी, तो ऐसे ज़ाब्ते बनाए जिसके ज़रिए से वो लोग फैसले कर लिया करते थे, और उसी के लिहाज से बात होती थी। मैंने तो ये जो है मौत की मिसाल दी आपको। आसान हो गई है। मेरा ख्याल ये है कि इसको मैं फिर इंशाल्लाह आइंदा हफ्ते आपको और मिसाल देकर